मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए आज हम प्रश्न का नहीं प्रश्न सुनने, अभी जो भी शंका होगी आप लिखते जाएंगे, फिर दूसरे दिन इसका समाधान यदि कोई होगा तो करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारी स्थिति है भागा में, वह भज और अ तक हम आ गए थे, नहीं आनंद जी? जी आचार्य जी। भज प्लस अ। भज, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, आप लोगों ने भज प्लस अ तक समझ गए ना? उस पर और विचार कीजिएगा। भज प्लस अ, हम भज प्लस घई था तो घई में य की हलंतम से संज्ञा, घ की ल शक पर तदित से संज्ञा, उसका अर्थ जान करके विचार करके उसको घटाने का कोशिश कीजिएगा, आपस में विचार करके। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं सोचना है। यदि आपने मन में सोच लिया कि हमने जो जान लिया दूसरे विद्यार्थी से यदि विचार करेंगे तो वो जान जाएगा, तो हम नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं आएगा आपको। द्वाभ्याम पठनम, पढ़ाई दो से होती है, इसलिए आपको विचारना है। श्रवण हो गया, बालबोध जी हो गए, मनीष हो गए, इसके लिए आप स्वतः पहले अलग से विचारिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्या 4 प्रकार से आती है। गुरुकुल के सभी व्यक्ति जानते हैं और शायद दूसरे नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं, चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति। जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। ये भगवान पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में लिखा है कि 4 प्रकार से विद्या आती है। सबसे पहले आगम काल। आगम का मतलब ये होता है कि अभी हमने जो आपको पढ़ाया उसको ध्यान पूर्वक, पूरी विद कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ सुनना, समझना, समझते हुए मैंने आगे चलना। समझ, जो भी मैं बोलूं समझिए, नहीं समझ में आए फिर पूछिए। और जब उसको सुन लिया तो फिर अलग से एकांत में स्वस्थ चित्त होकर के विचार करना। ये स्वाध्याय का समय हो गया। और जब स्वाध्याय हो गया उसके पश्चात फिर आपस में विचारना। आपस में विद्यार्थी बैठ गए और उस पर विचार किया, एक दूसरे से बोला, तर्क वितर्क किया, भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्या है, तो ये प्रवचन काल है। और फिर व्यवहार काल, हस्तामलकवत उसको पूरा हस्तगत कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना अपने जीवन में, तो वह जो है व्यवहार काल है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है सभी विद्यार्थी को। यदि जहां तक संभव, गुरुकुल वाले तो करेंगे ही करेंगे, गुरुकुल वाले तो करेंगे ही करेंगे, परंतु आप लोग में स्काइप वाले जो हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले जो हैं, जहां तक हो सके संभव कोशिश कीजिएगा। आप लोगों पर प्रेशर नहीं है, परंतु ये है कि
विद्या आती ही इसी प्रोसेस से है, केवल सुनने से विद्या नहीं आती है। अस्तु, चलिए, तो भज प्लस घई था, य और घ का हमने तस् लोप से लोप कर दिया, लोप के आदर्शन लोप कर दिया। अब भज और अ है, तो अ को मान करके भज की अंग संज्ञा करनी है, क्योंकि अंग संबंधी अधिकार, अंग संज्ञा के अधिकार में जो भी सूत्र लगना है, इसलिए पहले अंग संज्ञा होना जरूरी है। तो अंग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। एक कितना नंबर सूत्र है जी? 4 यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, ये चौथा पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 13वां सूत्र है, इसलिए निकाल लेंगे। सभी ने निकाल लिया? हाँ, मने चतुर्थ पाद पहला अध्याय मने 1, 4, 13 ये है। तो यस्मात्, आज गुरुकुल में जल्दी जल्दी कट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, तो यस्मात् जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, ये हमने कल बता दिया था। प्रत्यय विधि इकारांत पुंलिंग प्रत्यय विधि शब्द, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और जो तदादि है ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बस अंतर ये है प्रत्यय विधि पुंलिंग है, तदादि नपुंसकलिंग है। हाँ, तो ये जो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम पदच्छेद समझ गए, विभक्ति समझ गए। अब पदच्छेद विभक्ति का समास समझो, समास क्या है। तो समास है, प्रत्यय विधि में समास है और तदादि में समास है। तो प्रत्यय विधि का मतलब है प्रत्ययस्य विधि इति प्रत्यय विधि। बोले विधि का मतलब है कि विधीयते इति विधि, विधीयते कर्म अर्थ में करेंगे, जिसका विधान किया जाता है। विधीयते यह सविधि, जिस विधीयते न वो विधि का मतलब क्या है वो हमने समझाया है, वो हम बता रहे हैं कि विधि का मतलब क्या हुआ। विधि का मतलब हुआ कि विधीयते, विधीयते यह सविधि, माने जो विधान किया जाता है वो है विधि। या यहाँ पर कर्म अर्थ में निकल के भाव अर्थ में भी कर सकते हैं, विधीयते विधि। अब प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि, प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। लिख लिया? हाँ, प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। हाँ, तो विधीयते विधि का मतलब यहाँ भाव में समझना, विधानम विधि, विधीयते विधि माने विधानम विधि, ऐसा कर दो, विधानम विधि, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कहा? विधानम विधि, ये भाव में कर दो। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि का मतलब कि प्रत्यय का विधान किया जाता है। क्या हुआ जी? प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। प्रत्यय विधि माने प्रत्यय का विधान, माने यस्मात् माने जिससे। यस्मात् का मतलब क्या है जी? यस्मात् माने इससे। यस्मात् माने इससे, यत शब्द है जी। यस्मात् माने इससे। हाँ, यत का मतलब क्या होता है? यत माने जो। तो यत माने जो, तो यस्मात् माने क्या हुआ? तो फिर इससे क्यों बोल रहे हो? यस्मात् माने क्या हुआ? यस्मात् माने इससे।
है बुद्धू कहीं का। यत माने क्या होता है? तो यस्मात माने क्या हुआ? तब फिर इससे क्यों बोल रहा है? सोच समझ करके बोला करो कि बस जैसा मन में हो वैसा बोल दिया। जो नहीं आता वो हम पढ़ाएंगे ना जी, जो आता है उसको फिर हम कैसे पढ़ाएंगे? वो तो पहले से आपको आ रहा है, तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यस्मात एक बार में बोल दिया। यस्मात माने जिससे। यस्मात माने क्या हुआ जी? जिससे। और प्रत्यय विधि में का मतलब कि प्रत्ययस्य विधि इति प्रत्यय विधि। क्या है? प्रत्ययस्य विधि इति प्रत्ययस्य विधि इति प्रत्यय विधि। समझ गए? प्रत्ययस्य विधि इति प्रत्यय विधि। तो अर्थ क्या हो गया कि जिससे प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय जो है, प्रत्यय से जो षष्ठी है ना जी, यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि बाल बोध के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या बताया जी? बालबोध के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? बाल बोधे न पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? कर्म। वेरी नाइस। तो पुस्तक कर्म है, तो वहां पर पठ्यते के द्वारा कर्म को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कहता हूं मेरे द्वारा प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो इसका संस्कृत में मया प्रत्यय विधीयते, है ना जी? मया प्रत्यय विधीयते, तो हमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कर्म है। प्रत्यय क्या है जी? कर्म है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर प्रत्यय से विधि में प्रत्यय कर्म है कि नहीं? तो यहाँ पर कर्म में कौन सी विभक्ति हुई है? नियम याद है ना जी? कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तृकर्मोकृति। हाँ, विधीयते थी विधि कर। यहाँ पर जो विधि में आप मैंने भाव बोला, परंतु देखा जा रहा है व्याख्या जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कर्म ही ठहरता है, क्योंकि विधीयते थी विधि जो है, हमने जो है यहाँ पर कृदंत है विधि, तो इस कृदंत के योग में प्रत्यय जो कर्म है उसमें जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो इसलिए प्रत्यय विधि का जब ये करेंगे तो प्रत्यय विधीयते क्या हो जाएगा जी? प्रत्यय विधीयते ये हो गया तिङंत में, और कृदंत में करेंगे तो हो जाएगा प्रत्ययस्य विधि। दोनों एक ही है कि नहीं जी? हेलो, मैं बोल रहा हूं कि प्रत्यय विधीयते, प्रत्यय अच्छा इसको इस रूप में समझो। मैंने कहा था कि पुस्तकम पठ्यते, क्या कहता है? पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक पढ़ी जाती है ना जी? और ऐसे ही यदि हम ऐसा वाक्य बनाते हैं कि पठ्यते इति पाठः, क्या है जी? पठ्यते इति पाठः, तो पाठः का मतलब क्या हुआ? जो पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जा रहा है वहां पे? ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो पाठ वहां पर पुस्तक को कहा कि नहीं? तो पुस्तकस्य पाठः इति पुस्तक पाठः, तो पुस्तक पढ़ा जाता है। पुस्तक कृदंत में करेंगे तो कहेंगे पुस्तकस्य पाठः, तिङंत में करेंगे तो जगह यदि कृदंत में पुस्तकम पठ्यते का यदि बदलोगे, चेंज करोगे तो हो जाएगा पुस्तक पाठ, पुस्तकस्य पाठः। पुस्तकम पठ्यते और पुस्तकस्य पाठः दोनों का मीनिंग एक ही है।
दोनों का मीनिंग क्या है जी? एक ही है। पुस्तकम पठ्यते का जो अर्थ होगा वही पुस्तक से पाठ का भी अर्थ हो जाएगा। पुस्तक का पाठ, पुस्तक का पाठ किया जाता है। तिङन्त में हो गया प्रत्यय विधीयते। हाँ, प्रत्यय विधीयते। और कृदंत में हो गया कि प्रत्यय विधि, उसका प्रत्यय से विधि, जब इसको विग्रह करके करोगे तो समास हो गया, तो प्रत्यय विधि हो गया। तो प्रत्यय से विधि ही यहाँ पर कर्म में षष्ठी है, विग्रह जब किए तो, और उसका समास कर दिया तो प्रत्यय विधि हो गया। तो प्रत्यय विधि का मतलब प्रत्यय विधीयते, संधि करो तो प्रत्ययो विधीयते, ये अर्थ हो गया। समझ गए? तिङन्त में प्रत्यय विधीयते, कृत में प्रत्यय विधीयते। कृदंत तो पढ़ा ही हुआ है सूत्र में। सूत्र प्रत्यय विधि, ये तो कृदंत में है ही, उसका मैं विग्रह कर रहा हूं कि प्रत्यय से विधि ही। तो यहाँ पर प्रत्यय से में, जैसे आपने अथ शब्दानुशासनम जब आपको हमने पढ़ाया तो क्या आपने पढ़ाया? शब्दस्य अनुशासनम इति शब्दानुशासनम। तो वहां पर क्या हमने पढ़ा कि अत्र कर्मणि षष्ठी। जैसे शब्दानुशासनम में शब्द से जो है कर्म में षष्ठी है, ऐसे ही प्रत्यय से में कर्म में षष्ठी है। नहीं समझे? जैसे अनुशिष्यते अनुशासनम वहां पर हमने बताया था, वो भी कर्म में है। ऐसे विधीयते विधि, ये कर्म में है। और प्रत्यय से विधि ही प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान किया जाता है। ये हिंदी में अर्थ हुआ इसका, प्रत्यय विधि का। और कैसे अर्थ हो गया? जैसे वहां पर शब्दानुशासनम में है कि शब्द अनुशिष्यते, शब्द अनुशिष्यते का ही अर्थ है शब्दस्य अनुशासनम। शब्द अनुशिष्यते का ही अर्थ है शब्दानुशासनम। ऐसे ही प्रत्ययो विधीयते का ही अर्थ है प्रत्यय विधीयते का ही अर्थ है प्रत्यय विधि। दोनों मतलब एक ही है। एक कृदंत में है, एक तिङन्त में है। एक प्रत्यय से का संबंध विधि के साथ है, इसलिए कृदंत के साथ योग हो गया, इसलिए कर्म में षष्ठी हो गई। वहां पर तिङन्त के साथ प्रत्यय का संबंध है, इसलिए कर्म में प्रथमा हो गई, पैसिव वॉइस में, कर्म वाच्य में। बस इतना ही अंतर है, कुछ नहीं है। तो प्रत्यय विधि का मतलब है कि प्रत्यय विधीयते। प्रत्यय विधि का मतलब क्या है जी? हाँ, ये भाववाच्य और कर्म वाच्य यदि जानते हो आप, भाववाच्य कर्म वाच्य बनाना जानते हो कि नहीं? भाववाच्य कर्मवाच्य बनाना नहीं जानते हो? जैसे मैं कहूंगा कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसका संस्कृत क्या बनाओगे? मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसका संस्कृत बनाओ। ग्रंथ पुंलिंग है, ग्रंथ शब्द पुंलिंग है, नपुंसकलिंग नहीं है। अब बनाओ। वेरी नाइस। तो मया ग्रंथ पठ्यते, तो ग्रंथ में आप, ग्रंथ तो कर्म है, ग्रंथ कर्म है, पर उसमें प्रथमा आपने दिया, क्योंकि पठ्यते में ते जो कर्म है, कर्म में आया है, इसलिए कर्म को बताता है। तो तिंग जिसको बताएगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो वहां पर अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी, तो वहां पर मी कर्ता में है, इसलिए पुस्तक में कर्म है। क्योंकि वहां पर अहम, मी जो है कर्ता में, इसलिए कर्ता अहम को कह रहा है, उत्तम पुरुष को, इसलिए अहम हो गया। अहम के साथ उसका संबंध है, पुस्तक के साथ संबंध, इसलिए कर्मणि द्वितीया से कर्म द्वितीया विभक्ति हो गई अनभिहित कर्म में। तिंग के द्वारा जो अभित नहीं है, हमने बताया था तिंग कृत तद्धित समास, चार के द्वारा जो कथित होगा वह अभित होगा, उसमें प्रथमा होगी। तो पठामी में मी के द्वारा अहम को कहा जा रहा है, अस्मद को कहा जा रहा है, मैं को कहा जा रहा है, उसमें प्रथमा हुई। पुस्तक को नहीं कहा गया, ग्रंथ को नहीं कहा गया, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति, इसलिए अहम ग्रंथम पठामी। परंतु इसका जब कर्म में करोगे तो ते कर्म में आया, इसलिए कर्म को कह रहा है तिंग,
इसलिए मया ग्रंथः पठ्यते। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, ऐसे ही कि महर्षि पाणिनिना प्रत्ययः विधीयते। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते तो महर्षि पाणिनिना प्रत्ययः विधीयते, तो महर्षि पाणिनिना यस्मात् प्रत्ययः विधीयते, यस्मात् भी जोड़ दो, महर्षि पाणिनिना यस्मात् प्रत्ययः विधीयते या प्रत्ययो विधीयते, ये होगा महर्षि पाणिनि के द्वारा जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है या किया जाता है, ये अर्थ हो जाता है। तो महर्षि पाणिनि जिसमें छुपे हुए हैं, तो यस्मात् माने जिससे, प्रत्ययः विधि माने प्रत्यय का विधान किया जाता है। समझ में आ गया जी? यस्मात् प्रत्यय विधि का मतलब क्या हुआ? वेरी नाइस। अब चलो तदादि पर समास पर विचार करते हैं। तदादि, तदादि जो है, तदादि में दो तरीके से समास कर सकते हैं, एक तरीके से भी समास कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से बताते हैं। एक तो है कि एक तस्य आदि तदादि, क्या है जी? तस्य आदि तदादि, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। या तस्य आदि तदादि, तस्य पहले तो क्या तस्य आदि तदादि, और दूसरा समास हो गया तदादि आदि यस्य। क्या कहा जी? सोपी तदादि, तदादि आदि यस्य सोपी तदादि। तो एक बार षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, तस्य आदि। समझ रहे हैं जी अनंत जी? समझ में आ रहा है जी? हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा, जिस किसी को भी, चाहे सुनीता जी, स्वाति जी, जय जी, वेणु जी, राजभल्ला जी, जिनको भी नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछेंगे। तो तस्य आदि ही तदादि ही षष्ठी सोपी तदादि, वह भी तदादि है। मैंने तदादि दो तरीके का हो गया। तदादि का मतलब हुआ उसका आदि, ये भी अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ हुआ कि उसका आदि आदि है जिसका। तदादि आदि यस, तदादि आदि यस सोपी तदादि। एक आदि का लोप हो गया, मध्यम पद लोप भी बहुब्री है। ये कौन समास हुआ? तदादि आदि यस कौन सा समास हुआ बोलो? अन्य पदार्थ है, इसलिए बहुब्री समास हो गया। तस्य आदि तदादि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य आदि तदादि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और फिर तदादि आदि यस्य, यस्य का अन्य पदार्थ जिसका आदि माने तस्य, पहले उसका आदि आदि है जिसका, उसका आदि शब्दार्थ उसका आदि आदि है जिसका। तो आदि का मतलब क्या हुआ जी? आदि से क्या अभिप्राय लेते हो? आदि से क्या अभिप्राय? आदि माने क्या हुआ? आदि माने आदि अवयव, शुरू का पार्ट, आद्यवयव। आदि माने आद्यवयव, अंत माने अंतावयव। जहां पर भी आदि और अंत शब्द आए तो वह अवयववाची है, अवयव अर्थ को कहता है। आदि शब्द आद्यवयव को कहता है, अंत शब्द अंतावयव को कहता है। समझ में आया? आदि और अंत का मतलब समझते हो? लिखो, आदि किसको कहते हैं? यस्मात् परम अस्ति, देखो, यस्मात् परम अस्ति, परम अस्ति पूर्वम नास्ति। यस्मात् परम अस्ति पूर्वम न अस्ति। अरे
अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो, मैं तीनों को, कितने व्यक्ति हो? पहले मैंने क्रम से खड़ा किया। सबसे बड़ा इसमें कौन है आप लोगों में? बालबोध। चलो बालबोध को ले लेते हैं। श्रवण बड़ा है, कौन बड़ा है? बालबोध। तो हम क्रम से रखते हैं। लाइन में खड़ा हो गया बालबोध पहले, उसके बाद श्रवण, उसके बाद कौन है? मनीष, सुबोध, जो भी क्रम से बड़ा है। बालबोध, श्रवण, सुबोध, उसके बाद मनीष, उसके बाद विद्यानंद। यही है ना जी 5 विद्यार्थी पढ़ते हो। बालबोध, श्रवण, सुबोध, मनीष, विद्यानंद। अब इसमें यदि मैं पूछूं कि आदि कौन है, अंत कौन है, तो क्या बोलोगे? आदि बालबोध और अंत नित्यानंद। वेरी नाइस। आदि बालबोध और अंत जो है नित्यानंद है। मैं विद्यानंद कह देता, अंत है नित्यानंद। तो अब जो है बालबोध से पहले कुछ है? बालबोध से पहले कुछ है? नहीं। तो क्या हो गया? और बालबोध के बाद में है? कौन कौन है? श्रवण, सुबोध, मनीष, नित्यानंद। हाँ, तो श्रवण, सुबोध, मनीष, नित्यानंद। बालबोध के बाद में तो है, परंतु बालबोध से पहले नहीं है। इसलिए जिसके बाद में हो, जिसके पहले न हो, उसका नाम आदि है, उसको कहते हैं आदि। समझ में आया? बालबोध, श्रवण, सुबोध, मनीष, नित्यानंद एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया। और इस समूह का आदि अवयव कौन हो गया? पूरे समूह का आदि अवयव बालबोध। तो यस्मात् परम अस्ति, बालबोध से पर में तो है, परंतु बालबोध से पहले नहीं है कुछ। तो यस्मात् परम अस्ति पूर्वम न अस्ति सह आदि। समझ में आया? क्या लिखा आपने, बोलो? ये अपना शब्द है, हालांकि हाँ, सह आदि। हाँ, मन इसी से मिलता जुलता आपको महाभाष्य में शब्द मिल जाएगा। अब वो महाभाष्य का बस भाव यही है कि अस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति सह आदि। माने जिससे पर में तो हो, पूर्व में न हो। बालबोध से पर में तो नित्यानंद इत्यादि है, श्रवण इत्यादि है। तो वो जिसके बाद में तो हो, पहले न हो, उस अवयव का नाम है आदि, उस ग्रुप में। समझ में आया? तो आदि शब्द अवयववाची है। आदि शब्द क्या है जी? आदि शब्द अवयववाची है। हाँ, अवयव अर्थ को कहता है। जो 5 का आपका ग्रुप है, उस 5 ग्रुप में प्रत्येक सब ग्रुप के प्रत्येक सदस्य अवयव हो कि नहीं? ग्रुप का अवयव जो है बालबोध भी है, उस ग्रुप का अवयव, अवयव माने सदस्य ले लो, उस ग्रुप का जो सदस्य बालबोध भी है, उस ग्रुप का सदस्य श्रवण भी है, उस ग्रुप का सदस्य सुबोध भी है, उस ग्रुप का सदस्य मनीष भी है, उस ग्रुप का सदस्य नित्यानंद भी है कि नहीं है? तो वह जो सदस्य है वही तो अवयव हो गया, पार्ट हो गया, विभाग, भाग हो गया। पूरे ग्रुप का भाग बालबोध है कि नहीं, बोलो? पूरे ग्रुप का भाग आप हो कि नहीं? उस पूरे ग्रुप के भाग में हर एक व्यक्ति भाग है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि उस ग्रुप का आदि अवयव कौन है, तो क्या बोलोगे? बालबोध। और उस ग्रुप का अंतिम अवयव कौन है? समझ में आ गया? तो अंत का मतलब क्या हुआ? अंत का मतलब कि जिससे पूर्व में तो हो, पहले तो हो और बाद में न हो। तो यस्मात् पूर्वम अस्ति परम न अस्ति सह अंतः। लिख लो, अंत का मतलब क्या है? यस्मात् पूर्वम अस्ति परम न अस्ति सह अंतः। जिसके पूर्व में तो हो,
पर में न हो उसका नाम अंत है। समझ में आया? यस्मात् परम अस्ति पूर्वम न अस्ति सह आदि, जिसके बाद में हो। मैं बुद्धू कहीं का, जिसके क्या बोला, बोलो बोलो बोलो, मुझे गलती होगी, क्या आपने बोला? यस्मात् परम अस्ति पूर्वम न अस्ति सह आदि। हाँ ठीक है, स आदि, जिसके बाद में हो परंतु पहले न हो वह आदि है। हाँ, और अंत क्या है? वेरी नाइस। यस्मात् पूर्वम अस्ति परम न अस्ति सह अंतः, जिसके पूर्व में तो हो पर में न हो वह अंत है। समझ में आ गया? हाँ, तो जिसके पूर्व में तो हो परंतु अंत में न हो उसका नाम, जिसके पूर्व में हो परंतु उसके पर में न हो वह अंत है। तो ये मैं इतना जो व्याख्या किया, आदि और अंत शब्द जहां पर भी आएगा तो वह अवयव अर्थ ले लेना। आदि माने आद्यवयव, अंत माने अंतावयव। समझ में आया? अच्छा जी, एक तो ये हुआ। दूसरा, अब दूसरा, तो अब यहां पर तदादि का अर्थ है कि उसका आदि माने जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है, जिससे प्रत्यय का, जो व्यक्ति जिससे प्रत्यय का विधान करता है। यदि अनंत जो है भज धातु से घई प्रत्यय का विधान करता है, भज धातु से घई प्रत्यय लाया है अनंत जी ने या बालबोध जी ने, श्रवण जी ने, जिसने भी लाया है, तो यस्मात् का अर्थ हुआ धातु। यस्मात् का मतलब क्या हुआ जी? क्योंकि यहाँ पर भागा के सिद्धि के लिए भज धातु से घई लाए हो ना जी, तो घई क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो यहाँ पर भज प्लस घई में किससे प्रत्यय का विधान किया गया? घई प्रत्यय का। भज प्लस घई में आपने भावे से जो घई प्रत्यय लाए हो, तो किससे भाव अर्थ में घई प्रत्यय लाए हो? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया? अजी डरते क्यों हो? हम तो समझाने वाले हैं ही, डरना क्या है? मैं बोल रहा हूं कि आपने घई प्रत्यय भज, घई में भज, भज धातु है, भज सेवायाम है ना जी। और भज का जब भज रहता है तो धातु संज्ञा करते, तो धातु के अधिकार में भावे, भाव अर्थ में घई आया है कि नहीं? तो भावे का क्या अर्थ है? भावे का क्या अर्थ है? भावे धातु घय प्रत्यय प्रत्यय पर। क्या अर्थ है जी? यस्मात् का क्या अर्थ होगा आनंद जी? जी सर जी, यस्मात् का क्या अर्थ है? अगर जिस धातु से, हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल रहा था बालबोध जी, श्रवण जी, सब सुनो। आपने भावे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति, ये अर्थ है ना भावे का? तो इसका हिंदी में क्या अर्थ है? हाँ, तो हिंदी में अर्थ बोलो। भाव अर्थ में धातु का है, भाव अर्थ में धातु से घय प्रत्यय होता है। हाँ, तो धातु पंचमी है, तो घई प्रत्यय किससे होता है? भावों से, भाव अर्थ में धातु से। मैं किस अर्थ में ये पूछा हूँ? आप भाव के बोल रहे हो? आपने बोल दिया कि भाव अर्थ में धातु से घई होता है, तो प्रश्न समझो। मैं बोला कि घई प्रत्यय किससे होता है, तो क्या उत्तर दोगे? धातु से। हाँ, तो ये उत्तर हुआ। जितना पूछो उतना ही बोलो। किस अर्थ में होता है तो बोलोगे भाव अर्थ में होता है। फिर मैं पूछूं भाव का क्या अर्थ है, तो फिर धातु अर्थ है। धातु अर्थ कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, साध्यावस्थापन, सिद्धावस्थापन इत्यादि इत्यादि कहना। तो वहां पर सिद्धावस्थापन भावे ये अर्थ हो जाता है, वो एक अलग चीज है। तो मैं बोल रहा हूं कि
घई प्रत्यय किससे लाए हो? धातु से। वेरी नाइस। तो यहाँ पर भज धातु से लाए हो। किससे लाए हो? भज धातु से। तो आपने घई प्रत्यय का विधान किससे किया? धातु भाव धातु है? भाव से। जब बुद्धू कहीं का सारा रामायण पढ़ा दिया, सीता किसकी पत्नी पता नहीं। मैं पूछ रहा हूं किस अर्थ में? मैं पूछ रहा हूं कि घई प्रत्यय का विधान किससे किए हो? धातु से। समझ रहे हो कि कैसे तोता की तरह रट रहे हो? समझे। समझे? तो प्रत्यय घई प्रत्यय का विधान किससे किए हो? धातु से। तो यहाँ पर है जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो किससे प्रत्यय का विधान किया जाता है? धातु से। हाँ, तो यस्मात् का क्या अर्थ हुआ? यस्मात् धातु। धातो। यस्मात् माने धातो, पंचमी कर दो। यस्मात् माने धातो। यस्मात्, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यस्मात् धातो, लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जैसे आपको कुमारी बनाना है। क्या बनाना है जी? कुमारी। कुमारी। तो कुमारी शब्द बनाना है। तो कुमारी शब्द कुमार शब्द से बना है। किससे बना है जी? कुमार शब्द से कुमारी शब्द बना। हाँ, कुमार शब्द से आपने जो प्रत्यय लाया, गीप प्रत्यय जो लाया, या गीस जो माने गीप इत्यादि जो प्रत्यय आया, तो वह वहां पर कुमारी से जो गीना, तो कुमार जो शब्द है वो प्रातिपदिक है। कुमार शब्द क्या है जी? प्रातिपदिक। तो वहां पर यदि मैं बोलूं कि कुमारी शब्द से, कुमार शब्द से जो आपने गीस लाया, या शाला शब्द बनाना है, तो शाला शब्द से जो टाप आपने लाया, कोई भी यदि आप, तो कुमार शब्द प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से आपने गीप लाया। किससे प्रत्यय लाया जी? कुमार शब्द से। तो कुमार प्रातिपदिक है, तो गीप भी प्रत्यय है। तो आप जो है गौरी शब्द आपने बनाया, गौरादिभ्यश्च से गौरी शब्द बनाया। तो ये आप जो भी प्रत्यय लाते हो, तो प्रातिपदिक से भी प्रत्यय आता है, धातु से भी आता है और प्रातिपदिक से भी आता है। इसलिए यस्मात् का अर्थ दो हुआ, धातु भी अर्थ हुआ, प्रातिपदिक भी अर्थ हुआ। तो यस्मात् का अर्थ हुआ जिस धातु से और प्रातिपदिक से। यस्मात् का क्या अर्थ हुआ जी? जिस धातु से और प्रातिपदिक से। अब प्रत्यय विधि का क्या अर्थ हुआ? प्रत्यय का विधान किया जाता है, माने जिस धातु से और प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर भागा में लो, भागा में भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है। भज धातु से क्या किया गया जी? घई किया गया है। तो भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है। तो यहाँ पर तदादि हम समझा रहे हैं कि तदादि माने उसका आदि, उसका आदि। तो यहाँ पर तस्य आदि, तस्य जो है धातु और प्रातिपदी को बता रहा है। तो यहाँ पर धातु को ले लो कि उस धातु का आदि अवयव। तो बताओ भज धातु का आदि अवयव क्या है? धातु का आदि अवयव अ। बट बुद्धू कहीं का यस्मा विधि का आदि का मतलब आपने क्या समझा कि जिससे पहले न हो, तो अ कहोगे तो अ से पहले भ है। अरे भज में कितने पार्ट हैं, कितने अवयव हैं? भज के कितने सदस्य हैं? भ और ज, 3 सदस्य हैं कि नहीं? तो इसमें आदि क्या है? आदि अवयव क्या है? भ। तो तदादि का मतलब उसका आदि माने भज का आदि माने भ। तदादि का मतलब भ। उस भज जो धातु है उसका आदि हो गया भ। समझ में आया?
तदादि। और दूसरा समास किया तदादि आदि ही अस्य, तो उसका आदि माने भज का आदि भ किसका आदि अवयव है? भज का, मैं फिर वही उदाहरण ले रहा हूं कि बालबोध से लेकर के नित्यानंद में बालबोध किसका आदि सदस्य है, आदि अवयव है? बस गलत बोल दिया, उसके पहले है वो, उसके आदि में है। वहां पर तो वो आदि में मतलब पहले अर्थ हो गया, वो दूसरा हो गया। मैं थोड़े पूछ रहा हूं कि किसके आदि में है, ये मैं पूछ रहा हूं क्या किसके शुरू में है, प्रारंभ में, ये नहीं मैं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं किसका आदि अवयव है। दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्न में अंतर है। एक प्रश्न हुआ कि किसके आदि में है, तब तो कहेंगे कि श्रवण, सुबोध, मनीष, नित्यानंद के आदि में है, शुरू में है, ये हो जाएगा। परंतु मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। यहां पर मैंने कहा कि आदि शब्द आदि अवयव है। मैंने पूछा कि किसका आदि अवयव है। अच्छा बताओ किसका है? बट वो भी नहीं आया। अच्छा बताओ, अब मैं आप दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो मनीष है, मनीष का शरीर है, मनीष का सिर से लेकर के पैर तक शरीर है ना जी। तो अब मनीष का शरीर का आदि अवयव क्या है? शरीर तो पूरा हो गया, सिर से लेकर के पैर तक शरीर हो गया, उसका आदि अवयव है सिर। सिर है ना, और अंतिम अवयव क्या है? पैर। पैर हो गया या अंगुली हो गया, पैर की अंगुली हो गई। तो अब जो है पैर की अंगुली हो गया। तो अब यदि मैं बोलूं कि मनीष के सिर जो है, वह सिर किसका आदि अवयव है? सिर जो है किसका आदि अवयव है? तो यहाँ पर मनीष को बोल रहे हो, यहाँ पर एक नहीं कर रहे हो कि कंधे का आदि अवयव है। कंधे का आदि अवयव है क्या सिर? मनीष का है ना जी। मनीष का मतलब मनीष का जो शरीर है, मनीष का मतलब कि मनीष का शरीर, मनीष का जो शरीर है, उस शरीर का आदि अवयव है पूरा, सिर से लेकर के पैर तक जो पूरा समूह है, उसका आदि अवयव है सिर। नहीं जी, शरीर का मतलब क्या हुआ? सिर से लेकर के पैर तक पूरे समूह का नाम सिर है कि शरीर है कि नहीं? और उस शरीर का आदि अवयव सिर है कि कंधा का आदि अवयव सिर है? वेरी नाइस। और अंतिम अवयव हो गया पूरे शरीर का पैर। ऐसे ही अब मैं पूछ रहा हूं कि बालबोध से लेकर के नित्यानंद में बालबोध जो आदि अवयव है, किसका आदि अवयव है? बुद्धू। हाँ, समूह का है। धन्यवाद। किसने बोला? थैंक यू, धन्यवाद। ये शास्त्री जी का लड़का है। हाँ, शास्त्री जी बहुत बुद्धिमान है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मनीष ने बहुत अच्छा बोला कि ये बालबोध से लेकर के नित्यानंद तक जितने भी ग्रुप है, उस समूह का आदि अवयव है बालबोध, और अंतिम अवयव भी उसी समूह का है नित्यानंद। नहीं जी। अब इसको ठीक यहां पर घटाओ। मैं बोला कि भज में भ और ज 3 वर्ण हैं। भज में कितने वर्ण हैं जी? भ और ज 3 वर्ण हैं। तो भ और ज जो 3 वर्ण हैं, इस भ और जो समूह है, तो भज जो है, उस भज का आदि अवयव क्या है? भ सुना? भ बोले हो कि घ बोले हो? अब प बोला, ठीक है, धन्यवाद, ठीक बोले हो। तो भ आदि अवयव। अब मैं बोलूं कि यह आदि अवयव भ किसका आदि अवयव है?
भ और जो 3 का है ना जी, पूरे का है ना, और पूरे तीनों का है ना आदि अवयव, माने समूह का आदि अवयव है। भ को मान लो बालबोध, ज को मान लो श्रवण, और क्या बोलते हैं, सॉरी, भ को मान लो बालबोध, अ को मान लो श्रवण, और ज को मान लो सुबोध। तो इस पूरे समूह का आदि अवयव होगा ना, जो 3 का जो ग्रुप है उसका आदि अवयव हुआ बालबोध, और अंतिम अवयव हो गया सुबोध। हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही भज जो है, भज का आदि अवयव भ किसका आदि अवयव है? तो बोलेंगे भ और जो पूरे का, तीनों का है ना जी, पूरे समूह का है। तो तदादि का दूसरा तदादि का अर्थ हुआ, पहला तदादि का अर्थ हुआ उसका आदि अवयव, माने उस धातु का आदि अवयव भ, और वह भ आदि अवयव है जिसका, किसका आदि अवयव है? भज का, भज का आदि अवयव है, पूरे समूह का आदि अवयव। इसलिए तदादि का दूसरे तदादि का अर्थ हो गया कि भज, तदादि का मतलब भज, माने वह तदादि आदि यस्य, उस भज का आदि अवयव है जिस पूरे समुदाय का, उसका नाम है तदादि। तो तदादि यहाँ पर हो गया भज। तदादि का मतलब क्या हुआ जी? पूरे समुदाय हो गया भज। समझ में आया? तदादि का मतलब है भज। तो तदादि अंगम, तदादि अंग है, तदादि का नाम अंग है, तदादि का नाम अंग है। कब? प्रत्यये, प्रत्यये सप्तमी विभक्ति है, और यहाँ पर सप्तमी है, सती सप्तमी, इसलिए हो गया कि प्रत्यय के परे रहते, अर्थ हो गया जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय उस तस्मिन, इसमें अध्याहार कर लेंगे कि जिस प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि माने भज जो है, इसका नाम अंग है, इसकी अंग संज्ञा होती है। समझ में आया? माने भज, घई को मान करके, भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया, तो उस घई प्रत्यय के परे रहते भज जो तदादि है, इसकी अंग संज्ञा होती है। तो भज की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंग से का अधिकार चला। तो इसका पूरा अर्थ बन गया। अब जो है हमने समास कर दिया, अब जो अर्थ बन जाएगा, यस्मात् धातु प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते, प्रत्ययो विधीयते, लिखो यस्मात् धातोः प्रातिपदिकाद् वा, धातोः प्रातिपदिकाद् वा, यस्मात् का धातु और प्रातिपदिक, जिस धातु और प्रातिपदिक से वा माने और, वहां पर वा विकल्प अर्थ नहीं लेना, या वा अर्थ भी ले लो अथवा भी ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यस्मात् धातु प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते, यस्मात् धातु प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययो विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परतः, तस्मिन् का इसमें अलग से हमने शब्द जोड़ दिया है। यस्मात् धातु प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययो विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परतः, तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि शब्द रूपम अंगम भवति, या तदादि अंगम भवति। तदादि माने तदादि शब्द रूपम, तदादि शब्द रूपम अंगम भवति। तदादि यदि आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तदादि पर विचार करना, नहीं समझ प्रथमावृत्ति में देखना। अभी तो मैं प्रथमावृत्ति का आधार पर बताया हूं, और यहां पर घटाने का प्रयास किया हूं, परंतु ये जो दो तरीके का जो समास जो है, यहां पर घटे या न घटे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं था, परंतु आगे आएगा दो समास का। यहां पर तो हमने घटाया कि भाव को आदि मान करके करके ये भी समझ में आना चाहिए
परंतु मूल आपको पठती इत्यादि में समझ में आएगा। ये जब तिंगंत की सिद्धि करेंगे तब उस समय और समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है जितना समझाया आपको कि तदादि माने तस् आदि, उसका आदि अवयव, तो भज जो है प्रकृति है माने धातु है, उसका आदि अवयव हो गया भ, और तदादि दूसरा समास है तदादि आदि, ऐसे माने उसका आदि माने भज का आदि आदि अवयव है जिस समुदाय का, तो वह भज पूरे समुदाय का, इसलिए पूरे समुदाय का नाम अंग है, पूरे समुदाय का नाम तदादि है। वो तदादि जो शब्द रूप भज हुआ उसका नाम अंग है। ये विचारना, बार बार विचार करना। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे भज से घई किया, भज से घई प्रत्यय हुआ, उस प्रत्यय के पर रहते तदादि, उस भज जो का आदि भ, वह आदि अवयव है जिसका, तो वह भज का भ आदि व भ और ज का, उस भ और जो पूरा समुदाय है भज है उसका नाम अंग है। ऐसा करके जो है अपने से बोला करते थे, बोल करके पहले स्वाध्याय में चिंतन करते थे, फिर जो है मेरा स्वभाव रहा है जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से पढ़ाना शुरू किया। जो मैं पढ़ता था वो दूसरे को मैं समझ करके पढ़ा देता था। ऐसे आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को भी मेरी तरह ही आपको पक्का हो जाएगा। तो ये करना। तो अभी हमने अंग बताया। यदि इसमें किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं। पहले मैं स्काइप वाले से पूछता हूं। बताइए जी स्वाति जी, आपको ये समझ में आया? स्वाति जी। हाँ आचार्य जी, अभी आपने जैसे कहा मैं भी उसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचूंगी। अच्छा, इस पर सोच करके फिर कल पूछिएगा। हाँ। और ये जो है वसुधा जी, आपको समझ में आया? समझ में आया आचार्य जी। अच्छा, समझ लिए। चलिए जी। और सुनीता बहन जी, आपको समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। आ गया। और राज भल्ला जी, आपको समझ में आया? आ गया, लेकिन थोड़ा और हाँ, इस पर और विचार कीजिएगा क्योंकि ये जल्दी नहीं समझ में आता है। समझ में आया तो समझिए कि बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। अच्छा जी, अब कॉन्फ्रेंस कॉल वाले बोलिए। अनंत जी, आपको समझ में आया? जी आ गया। देखिए एक तो प्रश्न है मुझे, उदाहरण से तो ये समझ में आ गया कि कुमारी से कुमार को नीप प्रत्यय करके कुमारी बना है, तो उसमें वो एग्जाम्पल समझ में आ गया। और उदाहरण के आधार पे वो प्रातिपदिक से नीप प्रत्यय होता है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये जो प्रातिपदिका, इसकी कहीं से अनुवृत्ति इसमें आएगी कि जस्ट ये लक्ष्यार्थ लेना है? बस ये तो तात्पर्य है इसका। यदि आपने कहा कि जिससे प्रत्यय का विधान किया है तो प्रत्यय तो दो ही से किया ही जाता है, धातु से किया जाता है और प्रातिपदिक से किया जाता है। तो यस्मात् का मतलब ही हुआ कि धातु और प्रातिपदिक। तो बेसिकली यस्मात् जो प्रत्यय विधि को कह रहा है, तो प्रत्यय विधि सिर्फ दो ही से हो सकती है, या तो धातु से या प्रातिपदिक से। तो लक्ष्यार्थ ये हो गया कि ये दोनों आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम है ना जी। सर्वनाम तो वो क्या कि बुद्धि में जो स्थित है सबको कह देता है ना जी, बुद्धिस्ट पदार्थ को कहता है। जी जी, बस समझ में आ गया। या पूर्व का जो प्रसंग होता है उसको कहता है। तो ये बुद्धिस्ट पदार्थ को यहाँ पर कह रहा है ना सर्वनाम। तो यस्मात् जिससे प्रत्यय का विधान करते हैं तो धातु से ही होगा या प्रातिपदिक से, दो ही है ही साधन। जी, प्रत्यय को विधान करने का दो ही साधन है कि धातु से होगा नहीं तो प्रत्यय से होगा। इसी का नाम प्रकृति है। एक शब्द में कहें तो धातु और प्रातिपदिक का एक नाम प्रकृति है जी। क्या नाम है जी? प्रकृति। हाँ, प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति का मतलब है धातु और प्रातिपदिक। प्रकृति का मतलब सत्व समास नहीं ले लीजिएगा। जी जी। प्रकृति बने धातु और प्रातिपदिक, जो मूल है, रूट जो है। आ गया। तो आपको समझ में आ गया। इस पर और विचार कीजिएगा, कल मैं पूछूंगा जी। और वेणु जी, आपको समझ में आया? जी, एक बार मैं फिर से सुन लूंगा मैं आपका लेक्चर। हाँ, मैंने पूरा कोशिश किया जोर लगाने का। बोलने में बहुत शक्ति लगती है तो उसको परिश्रम इस पर सफल कीजिएगा। और कौन है? जय जी, आपको समझ में आया? हाँ, बहुत कुछ समझ में आया, दोबारा सुनने से लादा हो गया। हाँ, तो इसमें तीन ही है कि चौथे भी हैं कोई? बस तीन ही है ना इसमें विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस कॉल में? चार तो है ना सर जी, भल्ला जी, मैं, वेणु और। अच्छा, भल्ला जी दोनों तरफ हैं शायद, इसमें भी है इसमें भी है।
अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब समय हो गया है, मंत्र पाठ करूं? चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी। और वो क्या कहते हैं आनंद जी, काट दिए।